जी नमस्कार। और आज लाइव इसलिए आना पड़ा है आपके सामने कि बिहार में बिजली संकट यानी जो बादलों से आवेश होते हैं उससे बहुत अधिक जनहानि हुई है। देखिए, प्राकृतिक आपदाओं को ज्ञान से रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं ऐसी है जिस पर मनुष्य अपने ज्ञान से नियंत्रण किया है, जैसे बाढ़ से या फिर सुनामी से या फिर ज्वालामुखी से, भूकंप से वगैरह। ठीक इसी प्रकार अभी जो आप लौका बिजली सुने होंगे गांव में, उस लौका बिजली गिरने से बड़े पैमाने पर क्षति हो रही है बिहार जैसे क्षेत्रों में। तो इससे निजात के लिए हम सभी शिक्षित लोगों का फर्ज बनता है कि लोगों को बताएं कि कैसे निजात पा सकते हैं। ध्यान रखेंगे, बिजली जो बादलों में आवेश होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, पहले ये बताएं। तो ध्यान रखेंगे कि सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी तक आती है, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी तक आती है, उससे पृथ्वी पर प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर मोटा, यानी लगभग इतने दूर में 2 कैलोरी उष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है 1 सेकंड में। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो 2 कैलोरी के बराबर होती है। ठीक है। और संपूर्ण पृथ्वी पर प्रति सेकंड 1.6 गुना 10⁻26 कैलोरी उष्मा पृथ्वी पर प्रति सेकंड प्राप्त होती है। क्लियर। अब यहां और ध्यान देने की बात है कि जो सूर्य से उष्मा आती है प्रकाश ऊर्जा के रूप में या विकरणीय ऊर्जा के रूप में, यह जल स्रोतों पर पड़ के उसे वाष्पीकृत करने का कार्य करता है। अब जल स्रोतों पर पड़ के वाष्पीकृत करने का जब काम करता है तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इस प्रकृति का जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो प्रत्येक ताप पर वाष्पीकृत होता है। जल ही ऐसा पदार्थ है जो प्रत्येक ताप पर, बर्फ भी रहेगा तो देखिएगा धुआं निकलते रहता है, तो ये वाष्पीकरण उसके माइनस टेम्परेचर पर भी ले जाएंगे तो वाष्पीकरण होगा। भले वाष्पीकरण के दर कम हो, लेकिन जल को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं तो उसके संपूर्ण सतह से वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखते हैं उसमें एक बड़ी चीज समझने वाली है कि जल जब अपने संपूर्ण सतह से वाष्पीकृत होकर उड़ने लगता है उससे ही हम क्वथनांक कहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर। अब ये भी ध्यान रखना है कि जल जब बर्फ से जल में बदलता है तो उसके लिए 80 कैलोरी अतिरिक्त उष्मा की आवश्यकता होती है। बर्फ से जब वो जल में परिणत होता है तो टेम्परेचर दोनों के कांस्टेंट होते हैं, यानी बर्फ का टेम्परेचर भी मेल्टिंग पॉइंट पर 0 डिग्री और पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री होता है, लेकिन उसमें लेटेंट हीट 80 कैलोरी अतिरिक्त हो जाता है। और वही जल जब खौलने लगता है तो बॉइलिंग पॉइंट के दौरान उसका टेम्परेचर प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसके साथ जो
भाप बनता है उसमें 520 कैलोरी गुप्त ऊष्मा स्थापित हो जाती है। तभी आप पढ़ते होंगे कि खौलते पानी और बर्फ वाष्प का ताप समान होता है तो वेपर से ज्यादा क्यों जख्म होते हैं? ड्यू टू लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। अब ये समुद्री सतह से सूर्य जो वाष्प को ले जाता है और बादल बनाता है, उस बादलों में आवेश बहुत अधिक होते हैं। बादलों में आवेश बहुत अधिक होते हैं। अब ध्यान रखेंगे, आइंस्टीन एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो जो सूर्य की ऊष्मा है वो वाष्प के साथ मिलकर वाष्पीकृत हो गई, ऊपर चली गई। और जब वाष्पीकृत होकर ऊपर गई तो आपको पता होगा कि वायुमंडल में कई परतें हैं। सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल, और ये पृथ्वी सतह से या समुद्र के सतह से 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज कर देता है, यानी कम हो जाता है प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर। और यह क्रिया औसतन 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 16 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्रों में 8 किलोमीटर। अब यहां समझना है कि बादलों का बनना, बिगड़ना, तूफान का आना, बहना, झंझावत का आना, हिमपात का होना, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। अब जब ये बादल वाष्प ऊपर जाकर ठंडा हो जाते हैं तो ठंडा होने के बाद इनका आयतन कम होता है। अब जब आयतन इनका कम होगा तो ये संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर वाष्प के कण जल के कण में बदलकर और गिरने लगते हैं, यानी वर्षा शुरू हो जाती है। अब वर्षा के अनेक रूप है, ध्यान रखेंगे। एक होता है कपासी मेघ। कपासी मेघ 6 से 8 किलोमीटर और कई बार 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक बनता है। दूसरा होता है पछाभ मेघ। ये आपका 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है, कई बार 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी बन जाता है। पछाभ मेघ पक्षी की पूंछ की तरह होता है, उससे वर्षा नगण्य होती है, नहीं होती है। लेकिन कपासी मेघ से वर्षा होती है, जो कपास की तरह, कॉलीफ्लावर क्लाउड की तरह, वो जो है बादल दिखाई पड़ते हैं उजले उजले, और धूप भी निकला रहता है और बारिश भी नीचे से होता है। तो देखे होंगे कई बार लोग कहता है गांव में कि देखो सियार सियारिन का विवाह हो रहा है, ये पता होगा आपको। तो ये आपका हो गया कॉलीफ्लावर क्लाउड से, यानी कपासी मेघ। लेकिन मानसूनी मेघ जो होता है ये अस्तरी मेघ है। अस्तरी मेघ की ऊंचाई कम होती है, ये 4 से 6 किलोमीटर, अधिकतम 8 किलोमीटर तक ही अस्तरी मेघ होता है, यानी बहुत नीचा होता है। अब बहुत नीचे होने के कारण जब वो संघनित होता है, अस्तरी मेघ की पहचान है कि बृहद एरिया में होगा, दिन को भी रात जैसा कर देगा, सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, जैसा कि आज आप देख रहे हैं। ये अस्तरी मेघ है, घनीभूत होना एकदम से, काली घटरारे, इसको हम कहते हैं अस्तरी मेघ। अब ये अस्तरी मेघ से वर्षा बृहद एरिया में होती है, टिपिर टिपिर होते रहता है। इसमें कई बार जब वो बादल के आवेश एक दूसरे से मिलते हैं तो वो पृथ्वी की ओर आते हैं। अब जब वह आवेश पृथ्वी की ओर आएगा तो निश्चित ही रूप से हम लोग उसको तरित कहते हैं, यानी लौका बिजली कहते हैं। जहां गिरेगा क्षति करेगा। ध्यान रखेंगे, यह वहीं ज्यादा गिरता है जहां पर उसको अर्थिंग अधिक मिलने की संभावना होती है। जैसे बिजली के तार अगर कहीं वायरिंग है वहां, कहीं खंभा गाड़ा हुआ है वहां, कहीं टेलीविजन का पुराने जमाने का लंबा एंटीना लगा हुआ है वहां, या तार के पेड़ या बरगद के पेड़ या जल के आसपास के क्षेत्रों में या ऊंची इमारत पर, यह आवेश वहीं ज्यादा गिरता है। अब उस आवेश से कल
88 व्यक्ति बिहार में चल बसे हैं, जो दुखद है। आपके हमारे बगल में अभी डोरीगंज के आसपास दियारा में करीबन 12-14 आदमी ऐसे ही चले गए। तो मेरा फर्ज बनता है कि इस जानकारी को फेसबुक के माध्यम से या जैसे भी आप तक पहुंचाऊं और आप समाज तक पहुंचाए कि कैसे बचे इस लौका और बिजली से। ध्यान से सुनेंगे। प्रकाश की चाल रोमर ने ज्ञात किया था 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल है, और विद्युत की चाल है 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। मीटर यानी विद्युत की चाल से 10 गुना अधिक चाल है प्रकाश की। ध्यान से सुन रहे हैं आप कि जो विद्युत ऊपर से गिरता है कि पहले बिजली चमक जाती है और हमें दिखाई पड़ जाता है, और ध्वनि की चाल वायुमंडल में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। अब रहा आर्द्र वायु है या कम घनत्व की वायु है, तो कम घनत्व के वायु में ध्वनि की चाल या किसी भी माध्यम में घनत्व कम हो जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसलिए यहां पर आपको ध्वनि भी जल्दी सुनाई पड़ती है। अब ध्यान रखेंगे, बादलों का गरजना इको साउंड है, वो एक ही बार गरजता है, लेकिन नीचे धरती से टकराया, ऊपर गया, धरती से टकराया, घर 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 घरार घरार खूब करता है। तो आपको लगता है लगातार गरज रहा है, नहीं, वो एक ही बार गरजता है। वही ध्वनि कभी इधर से, कभी उधर से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से हमें सुनाई पड़ती है। तो फिर से मैं कह दूं कि सवाल आपको आता है कि बादलों के गर्जन से पहले चमक दिखाई पड़ती है। बस आप इतना ही जानते हैं कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन एक और चीज जानिए, जनहानि हो रही है कि विद्युत की चाल, विद्युत आवेश की चाल 3 लाख मीटर, नॉट किलोमीटर, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी विद्युत के चाल से 10 गुना ज्यादा चाल प्रकाश की होती है, जो प्रकाश की चाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर होती है। इसलिए मेरा कहना है कि कहीं भी अगर ज्यादा प्रकाश दिखाई पड़े बादलों का, और आप यदि कहीं घिरे हुए हैं खेत में, खलिहान में, कहीं बाहर में, तो बचने का तरीका सुनिए क्या क्या है। एकदम अक्षरशः एक आदमी को दुर्घटना नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं, और कोई भी व्यक्ति ये आसमानी बिजली से नहीं मरेगा, बशर्ते कि वो एक जगह ग्रुप बनाकर नहीं रहे, जैसे हो अलग अलग हो जाए। ध्यान रखेंगे, गोलीय पिंड पर आवेश नहीं गिरता है बिजली का। अगर कार का शीशा बंद हो, बस का शीशा बंद हो और उसमें कोई यात्री बहुत यात्रा कर रहा हो, तो आवेश उसके बाहरी पटल पर रह जाएगा। बस में यात्रा करने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे, मारुति कार में यात्रा करने वाले सुरक्षित रहेंगे, लेकिन शीशा बंद होना चाहिए। तो जब भी आप ऐसे कार लेकर चले, बस लेकर चले और वर्षा हो, बिजली कड़कने लगे, तो शीशा बंद करवा दे। ये पहला काम। दूसरा काम कि किसी भी शर्त पर किसी वृक्ष के नीचे न जाएं। कोई भी वृक्ष हो आप न जाएं, बिजली के खंभा के नीचे न जाएं, किसी के घर के अगल बगल भीड़ बना के खड़ा न हो, मरई टाटी में भी न जाए, भीड़ बढ़ा देंगे आप। और ध्यान रखेंगे, हमारी जो ये उंगलियां हैं ना, 10 हाथ में और 10 पैर में, ये नेगेटिव रेज जारी करती है, जमीन से अर्थिंग मिल जाता है। और इस ढंग से हम लोग अगर 50-100 आदमी खड़े हो गए कहीं एक स्थान पर, तो बहुत अर्थिंग उसको मिलेगा और वो आवेश हमारे पास ही आ जाएगा। इसलिए अगर आप भीड़ भाड़ में हैं तो प्लीज निवेदन है कि दूर दूर बैठें, फैल कर तुरंत दूर हो जाइए। आवाज से बचने के लिए कानों को बंद कर लीजिए और अपना आयतन छोटा कर लीजिए, यानी बिल्कुल ऐसे गुटिया जाइए, यानी गोल हो जाइए, बैठ जाइए जमीन पर। अगर आप कहीं भी है और डिस्टेंस बनाकर 2 मीटर 3 मीटर का अगर आप बैठ जाते हैं
तो विद्युत के आवेश का प्रभाव आप पर बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर पैर में आपका चप्पल है या फिर आपका जूता है वो पहने रखिए। अगर इनकेस नहीं है और पानी के बोतल अगर पीने वाला है, लग रहा है चमक गया, उस बोतल पर ही पैर को रख दीजिए जिससे धरती से अर्थिंग आपको नहीं मिले। क्योंकि नेकेड पैर अगर आप रहेंगे तो निश्चित ही अर्थिंग मिलेगा और आप पर आवेश आ जाएगा। तो हैंड पंप के पास न जाएं, अगल बगल भैंस वगैरह हो तो वहां न रहे, उसके भी सिंग होते हैं, शरीर में बाल होता है जो एक आर्टिफिशियल नेगेटिव आवेश देता है और धन आवेश को आकर्षित कर लेता है। अगर आप छाता भी लगाए हैं तो ध्यान रखिएगा उसमें 8-10 कमानी होता है, आपके हाथ लोहा से पकड़े हुए हैं और आपका पैर जमीन से सटा हुआ है, तो जमीन से अर्थिंग बॉडी में, बॉडी से उसके हंडील में और उस कमानी से पूरा नेगेटिव जारी होता है, जिस कारण गिरता है। काला के कारण नहीं गिरता, लोग कहते हैं काले वस्तु पर छाता पर। अरे भैया लाल रंग का छाता भी होगा तो गिर सकता है, पीला भी छाता हो तो गिर सकता है, क्योंकि धातु का कमानी होता है जो गुड कंडक्टर होता है। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि बिजली के खंभा के पास खड़ा ना हो, जैसे बिजली चमक जाए ठीक उसके 10 गुना ज्यादा समय में तुरंत आ जाएगा आपका आवेश, ये संभावित मानकर चले। तो वैसी स्थिति में बिजली का खंभा, लोहे का खंभा, बड़ी इमारत, पेड़ पौधे, इन सब के पास या भीड़ भाड़ इलाके से तुरंत दूर हट जाए और कानों को बंद करके अपने आयतन को छोटा करके बैठ जाइए। पैरों के नीचे कोशिश कीजिए कि कोई प्लास्टिक हो, ना मिले तो बोतल हो पानी पीने वाला, उसी पर पैर रख लीजिए, पानी गिरा दीजिए, बोतल को कूच दीजिए और बैठ जाइए। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे और ऊपर से गिरने वाला विद्युत का कहर आपको कोई भी नुकसान नहीं करेगा। दूसरा कि जितने हमारे बिहार के भाई लोग हैं इनको पता होगा कि हमारा एरिया लो एरिया है, यानी मात्र बिहार की ऊंचाई समुद्र तल से 53 मीटर है। अब 53 मीटर होने के कारण यहाँ बादल काफी नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर ज्यादा जो है आपके बादलों के आवेश से मरने की संभावना है। तो जो भी घर बनाए एल्युमिनियम के तार लेकर 7 फीट जमीन के नीचे गाड़ दीजिए और घर के ऊपर निकाल दीजिए, या तंबा का तार नीचे गाड़ दीजिए 7 फीट और फिर घर से 5 फीट ऊपर निकाल दीजिए, या फिर आपको कुछ नहीं हो तो लोहे का छड़ ही घर के पास आंगन में कहीं भी जमीन में गाड़ दीजिए 7 फीट नीचे, 8 फीट नीचे, और फिर उसको जो है घर से थोड़ा 2-4 फीट ऊंचा कर दीजिए। यही लाइटनिंग कंडक्टर का काम करेगा। और आपके घर पर भी यदि आवेश आ रहा है, मरई पर भी आवेश आ रहा है, छप्पर पर भी आवेश आ रहा है, तो वह आवेश वो लाइटनिंग कंडक्टर से सीधे अर्थिंग नीचे चला जाएगा और हम लोग पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। तो हमारा अश्रुपूर्ण निवेदन है कि बहुत हमारे बिहारी भाई मर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपके रेल के पटरी पर सो जाने से बहुत बड़ी दुर्घटना हुई बिहारी मजदूरों को। दूसरे के लोगों द्वारा प्रताड़ित होने से सुशांत सिंह भी आत्महत्या कर लिए, मानसिक संतुलन चाहे जैसे बिगड़ा हो। आगे बड़े पैमाने पर बिहार के औद्योगिकीकरण न होने से हमारे बिहारी मजदूर बाहर गए और पैदल मर के कोरोना के कारण यहाँ आए, बहुत परेशान हुए। और अब यहाँ पर वायरिंग भी बिहार में बहुत अच्छी नहीं है। मोहन नगर में बिजली गिर जाने से हमारे 4 आदमी मर गए, आपके छपरा में परसों की बात है ये। ठीक इसी ढंग से गांव में भी दुर्गा जी विसर्जन के दौरान बिजली का करंट लग जाता है, लोग मर जाते हैं। जो ये बिजली है इलेक्ट्रिसिटी वाला, और ऊपर से भी आपको आवेश आ रहा है और उससे भी हम नहीं बच पा रहे हैं, तो हमारे बिहार के ऊपर भगवान की कुदृष्टि नहीं है। ये आप कहते हैं कि बिहार पर भगवान की कुदृष्टि है, जी नहीं, ये सभी जगह हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है, हमारे यहाँ नेतृत्व की कमजोरी है। हमारे जो मुखिया है वो खाली मुंह फाड़ के हंसते हैं, तिरछी मुस्कुराते हैं, सुशासन बाबू। इसके चलते यहाँ पर डेथ रेट ज्यादा हो रही है।
इन्होंने न बेहतरीन शिक्षा का प्रयास किया, न बेहतरीन औद्योगिकीकरण का प्रयास किया, न बेहतरीन लैबोरेटरी का प्रयास किया, न लोगों के रोजगार का प्रयास किया। और इस प्रकार हम लोग पूरी की पूरी तरह बिहारी लोग अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण हर जगह बहुत मारे जा रहे हैं, बहुत क्षति हो रही है हमारी। इसलिए निवेदन है कि हे हमारे बिहार के भाई बंधु, आप सब शिक्षित हैं तभी फेसबुक चलाते हैं, तभी आप यूट्यूब देखते हैं, अतः इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपना भी विचार दीजिए आपके पास है तो। लेकिन विवेकानंद एक लाइन कहते हैं कि हर शिक्षित पर उस सभी भारतीयों का कर्ज है जब तक अन्यों की उस सुरक्षा और संरक्षा नहीं कर देता। मैं भी मानता हूं कि हमारे बिहार के सभी लोगों का हम पर कर्ज है, आप पर भी कर्ज है, चूंकि आप शिक्षित हैं, अतः उनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षित कीजिए ताकि इन प्राकृतिक आपदाओं से वो अच्छे तरीके से निपट सके। धन्यवाद, नमस्कार।